हेलो स्टूडेंट, आज के हम प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन के इस लेक्चर में हम बेंडिंग स्ट्रेस की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका बेंडिंग स्ट्रेस, कि आपका बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस को जानने से पहले हम बात करते हैं कि बेंडिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, कि बेंडिंग आपकी क्या चीज़ होती है। ठीक, तो बेंडिंग का मतलब क्या है कि यदि आपने कोई स्ट्रेट आपका बीम है तो उस स्ट्रेट बीम पर आपने मूवमेंट्स या फोर्सेस अप्लाई उसको कर्व बना दिया। उसको क्या कर दिया, मूवमेंट्स या फोर्सेस अप्लाई करके उसने उसमें आपने क्या किया, कुछ कर्व नेचर को प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो यदि हम ट्रांसवर्स लोड लगाते हैं, ठीक है, ट्रांसफर आपको मैंने बताया है कि जब भी हम प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन की बात करेंगे तो उसमें हम दो एक्सिस की बात करेंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और एक लेटरल एक्सिस। जो आपकी दो रिमेनिंग एक्सिस होती है ना, लेटरल एक्सिस बोलते हैं या ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये रहा आपका एक्स, ये आपका वाई, ये आपका जेड। ठीक है, तो ये जो एक्सिस होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है ये वाली आपकी, और ये दो रिमेनिंग दो होती हैं आपकी, इनको हम बोलते हैं लेटरल एक्सिस। क्या बोलते हैं इनको हम? लेटरल एक्सिस या आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस ये होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है आपकी? ट्रांसवर्स एक्सिस होती है। ठीक है, तो आपकी दो एक्सिस हैं यहाँ पर, लेटरल और ट्रांसवर्स एक्सिस। तो यदि हम कोई हॉरिजॉन्टल आपका स्ट्रक्चर है, उस हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर को यदि हम कर्व नेचर में बना दें उसको, तो वो आपका बेंडिंग कहलाएगा। तो उसको हम कर्व में कैसे चेंज करेंगे देखिएगा, उसमें हम बात करते हैं। तो यदि आपको कोई ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, a horizontal structure which have transverse load, which have transverse load। ठीक है, मान लीजिए आपके क्या है, स्ट्रक्चर है हॉरिजॉन्टल, ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल लोड है आपका, लॉन्गिट्यूडनल। ये आपकी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, मैंने बताया था ये आपका लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका रहा ट्रांसवर्स लोड। कौन सा लोड है ये? ट्रांसवर्स लोड। ठीक है, तो आपका एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है जिसमें आपका ट्रांसवर्स लोड है। तो जो आपका वर्ड है मीनिंग, वो आपका बेंडिंग क्या है, एक शब्द है, उसका मीनिंग क्या है? बेंडिंग मीन्स, बेंडिंग का मीनिंग क्या है? आप क्या करें, उसमें मूवमेंट या फोर्सेस अप्लाई करके यदि आप किसी स्ट्रेट बीम को कर्व बीम में चेंज कर देते हैं, उसे हम बेंडिंग कहलाते हैं। यदि बाई अप्लाइंग movements oblique forces we curve a straight beam, called bending। ठीक है, यदि हम मूवमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेट बीम को कर्व बीम में चेंज कर देते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा? बेंडिंग कहलाएगा। ठीक है, तो बेंडिंग हमें स्ट्रक्चर्स में जब होती है तो उसमें लोड जब आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, यदि एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका लोड लग रहा है, मान लीजिए आपका बीम है और मैं इस पर क्या करूं, एक डायरेक्शन में लोड लगाऊं, तो क्या हो जाएगा, ये कर्व हो जाएगा। तो हम इस चीज को कैसे अवॉइड करें या कैसे हम इस चीज को रोक सकें, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो आपका स्ट्रेस है वो कैसे जनरेट होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक स्ट्रेट बीम था आपके पास और उस स्ट्रेट बीम पर आपने मूवमेंट और फोर्सेस अप्लाई करके उसको कर्व नेचर में बना दिया। ठीक है, इससे आपने क्या किया, इस पर मूवमेंट्स या फोर्सेस अप्लाई किए।
जिसको आपने क्या कर दिया, इसको कर्व कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस अप्लाई करके कर्व हो गया। ठीक है, अब क्या करें हम, आपका कोई स्ट्रेट बीम है, उस स्ट्रेट बीम पर आप क्या कर लीजिए, कोई दो पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी आपने यहां पर ले लिया। ठीक है, और हम क्या करें, ये कौन सी डायरेक्शन है आपका, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ये। अब क्या करें हम, इससे क्या करें, टेंजेंट को ड्रॉ करें। हम इससे क्या करें, एक आपका क्या करें, टेंजेंट को हम क्या कर दें, ड्रॉ कर दें। एक आपकी टेंजेंट को क्या किया हमने, ड्रॉ किया। ये टेंजेंट नहीं, ये बता रहे हैं कि ये टेंजेंट है। ठीक है, ये आपकी क्या किया हमने, एक टेंजेंट को ड्रॉ किया। अब हम क्या करें, इस टेंजेंट से हम क्या करें, एक नॉर्मल डायरेक्शन, एक नॉर्मल ड्रॉ करें। इन दो जो आपके पॉइंट्स हैं, इनसे क्या करें हम, दो नॉर्मल आपके n1 और n2 आपके ड्रॉ करें। ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, ये आपके एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। आपके कुछ दो पॉइंट हैं ए और बी, और उस पर क्या किया आपने, दो नॉर्मल को ड्रॉ किया है, n1 एंड n2। तो n1 एंड n2 क्या है आपके, n1 एंड n2 आपके क्या है, नॉर्मल फॉर पॉइंट्स ए एंड बी। आपके जो नॉर्मल है, पॉइंट ए और बी के नॉर्मल है ये। तो जी आपके क्या है, दो नॉर्मल है। तो यदि आपने इस नॉर्मल से बात क्या हुई, आपने क्या किया, पॉइंट्स ए और बी से दो टेंजेंट ड्रॉ करी। वो टेंजेंट क्या होंगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या होंगी, कोलिनियर होंगी। कोलिनियर ही तो होंगी, एक ही लाइन में है, मतलब एक ही एक्सिस में है ये। ठीक है, यहां से भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो भी क्या है, आपकी कोलिनियर होगी। और उनसे आपने क्या किया, दो नॉर्मल को ड्रॉ किया। तो ये नॉर्मल क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये दो वेक्टर आपके क्या हैं, आप ये दो नॉर्मल हैं, नॉर्मल लाइन क्या है आपकी, पैरेलल है। तो कोई भी दो नॉर्मल लाइन अगर आपकी पैरेलल है, तो वो जाके जो आपका इनफाइनाइट है, स्ट्रेट बीम के केस में हम बात करें तो वो इनफाइनाइट पर आपका क्या करेंगे, आपकी इंटरसेक्ट करेंगे। अनंत पर जाकर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, तो ये दो पैरेलल लाइन हम ये मानते हैं कि कोई भी दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट पर जाके क्या करेंगी, कट करेंगी। ठीक है, तो इनफाइनाइट पर आपकी इंटरसेक्ट करती है, तो आपके जो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा n1 एंड n2 का, तो नॉर्मल n1 और नॉर्मल n2 का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या होगा, इनफाइनाइट पर होगा। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका इनफाइनाइट पर होगा। ठीक है, तो आपका क्या है, ये इनफाइनाइट है। अब इसमें कोई भी आपका स्ट्रेट बीम है और कोई आपका कर्व बीम है। आपका स्ट्रेट बीम है और आपका कर्व बीम है, तो इन दोनों को आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे, तो उसको एनालाइज हम दो तरीके से करते हैं, एक कर्वेचर से, एक आपका कर्वेचर से, और एक आपका दूसरा पॉइंट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी हम इसकी बात करेंगे, क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम कोई दो पॉइंट्स हैं, तो उनकी हम बात, अगर आपका कोई स्ट्रेट बीम है और कर्व बीम है, तो उसको हम कैसे पता करेंगे, कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो क्या किया हमने, अब हमारे पास एक स्ट्रेट बीम था, तो आपके पास स्ट्रेट बीम को हमने क्या किया था, स्ट्रेट बीम को हमने क्या किया, जो मूवमेंट है आपके और जो फोर्सेस हैं अप्लाई करके उसको हमने डिफॉर्म किया, उसको डिफॉर्म कर दिया। उसको हमने क्या कर दिया, डिफॉर्म कर दिया, उसकी शेप में चेंज कर दिया, उसको डिफॉर्म कर दिया। ठीक है, अब उसको जब डिफॉर्म किया जाता है, डिफॉर्म करने के लिए हम कैसे करते हैं, डिफॉर्म थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड बेंडिंग। ठीक है,
यानी हमने क्या किया, एक स्ट्रेट बीम को मोमेंट ऑफ फोर्सेस अप्लाई करके उसको डिफॉर्म कर दिया, इसे हम बेंडिंग के द्वारा करते हैं, जिसे हम बेंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपका हमने क्या कर दिया, बेंडिंग कर दी, हमने क्या किया, उसको बेंड कर दिया, ये आपकी क्या कर दी, यहां से हमने उसको बेंड कर दिया। ठीक है, ये आपकी एक्सिस है। अब इस पर कोई दो पॉइंट लेते हैं हम, ए पॉइंट और यहां पर बी पॉइंट, और इन पॉइंट से जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इन पॉइंट से जब हम कुछ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो आपका नॉर्मल पॉइंट ओ पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर देगा। ठीक है, इनसे आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर देगा। ये आपकी क्या है, नॉर्मल है, इसके लिए है। ठीक है, ये आपके क्या है, नॉर्मल है इसके लिए। तो अगर इससे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये आएगी, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये आएगी। ठीक है, तो आपकी क्या है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपको यहां पर मिल गया O। अब ये क्या है, ये आपका N1 है वेक्टर, ये आपको नॉर्मल, ये N2 नॉर्मल है। ठीक है, तो ये पॉइंट O है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका क्या है, कर्वेचर का सेंटर है। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए r है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जब हम दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट O मिल गया और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्लेन का डिस्टेंस यदि r है, प्लेन का डिस्टेंस आपका क्या है, r है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपका क्या आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब कि जहां पर दो आपके जो नॉर्मल है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए r है, उसे हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट बीम और कर्व बीम को हम पहचान सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने क्या किया, इस पर और मूवमेंट और फोर्सेस अप्लाई किए। जब इस पर और मूवमेंट और फोर्स अप्लाई किए तो ये इस तरीके से और बेंड हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, और बेंड हो गया, यहां तक और ज्यादा बेंड हो गया। तो अब क्या है, अगर हम बार बार फोर्सेस और मूवमेंट को अप्लाई करते हैं तो जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपकी डिक्रीज होने लगती है। तो मूवमेंट और फोर्सेस को अगेन अप्लाई करने पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज हो जाती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो मतलब कि आपकी क्या है, बार बार आप इस पर मूवमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसको और कर्व कर देंगे, तो क्या है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है, यानी कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमें अब इस चीज का एक रिलेशन हम देखते हैं। मतलब कि क्या है, आपका जो आपका स्ट्रेट बीम था, हमने पढ़ा था, जो आपका स्ट्रेट बीम था वो क्या था, जिनका नॉर्मल थे वो आपका इनफाइनाइट पे तो इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है स्ट्रेट बीम के केस में, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है। मतलब वो क्या करेंगे, आपके इनफाइनाइट पर जाकर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करेंगे। उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट होता है। जब नॉर्मल हमने ड्रॉ करे थे तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था उनका, इनफाइनाइट था। ठीक है, अब तो आपका जो कर्वेचर है, उसे कर्वेचर को हम एक आपकी जो टर्म है कप्पा, ये आपका क्या है, कप्पा, इसको हम जो कर्वेचर है उसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो
रेडियस जो कर्वेचर है वो आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कर्वेचर आप मान लीजिए, कर्वेचर क्या होता है 1/r के, यानी 1/r के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जो कप्पा होता है वो r के क्या है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर और आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर में एक क्या मिल गया, रिलेशन यहां पर मिल गया। तो अब आपका स्ट्रेट बीम है, तो स्ट्रेट बीम के में क्या है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, तो आपका जो कर्वेचर है उसमें वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाता है, क्योंकि जो स्ट्रेट बीम का केस है। चलिए नेक्स्ट अभी बात करते हैं इसमें। तो आपका मान लीजिए स्ट्रेट बीम है, स्ट्रेट बीम के केस में क्या था, स्ट्रेट बीम के जो केस में आपका जो आर था वो आपका इनफाइनाइट था रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जो आपका कर्वेचर की वैल्यू होगी 1/इनफाइनाइट क्या होगी 0 होगा। मतलब कि जो आपका कर्वेचर होगा स्ट्रेट बीम में वो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, यानी कि कर्वेचर की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। और तो मतलब कि अगर आपकी रेडियस बेंडिंग पर डिक्रीज हो रही है, यानी आपका बेंडिंग कर रहे हैं आप, तो आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डिक्रीज होगा, और आपका जो कर्वेचर है, जो कप्पा की वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बेंडिंग के दौरान जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कम होता है और कर्वेचर जो की वैल्यू ज्यादा होने लगती है, ठीक है। तो जो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या बात करेंगे, उसमें हम जो बेंडिंग स्ट्रेस है क्यों आ रहा है उसकी बात करेंगे, या हमने बात कर ली कि कर्वेचर और रेडियस कर्वेचर क्या चीज होती है, ये आपको जानना जरूर था बेंडिंग स्ट्रेस से पढ़ने से पहले, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें बात करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू क्लास।